Hello everyone, welcome to the class. Let's start with a new chapter today which is capital gains. PGBP को हमने रैप अप कर लिया है. Capital gains is something new. जब भी कुछ नया पढ़ो तो अटेंशन दोगुनी देना, क्योंकि नई चीज़ है. अभी आपका नया नया इंट्रोडक्शन होगा, आपके दिमाग को उसको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा अटेंशन चाहिए होगा. So all your attention here. I'll start the topic. सबसे पहले जैसे हम कोई भी और सेक्शन पढ़ते हैं इनकम टैक्स का या टैक्सेशन का, तो सबसे पहले हमें बेसिस ऑफ चार्ज समझना पड़ता है. बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है? वो बताता है कि इस हेड के अंदर किसी भी इनकम को चार्ज करने का बेसिस क्या होना चाहिए, कब कोई इनकम इस हेड के अंदर चार्ज होगी. तो इसके लिए बड़ा सिंपल डेफिनेशन दिया पहले गवर्नमेंट ने, बहुत सिंपल छोटा सा. इन्होंने कहा कि एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर of a capital asset effected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains. यानी capital gains के हेड में आने के लिए दो ही चीजें चाहिए. पहला तो ट्रांसफर और दूसरा कैपिटल एसेट. अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है और उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आपको कैपिटल गेन के हेड में टैक्स देना होगा. बेसिकली कैपिटल गेन के हेड में इनकम कंप्यूट होगी और बाद में उसके हिसाब से सेपरेट रेट्स हैं कैपिटल गेन के, उस रेट पे टैक्स निकलेगा. ठीक, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कंफर्टेबल है? यस. यानी कि अपने को बस दो ही चीजें समझनी है इस हेड में. एक तो समझना है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से, और दूसरा समझना है कि ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से. ये दो चीजें अगर क्लियर हो गई तो फिर हमारे पास कैपिटल गेन में कुछ और नया नहीं है समझने को. बाकी ये मैंने लिस्ट बना दी है सेक्शंस की, कौन कौन से एग्जाम्पशन वाले सेक्शन है ये पढ़ना पड़ेगा. अगर ट्रांसफर हुआ कैपिटल एसेट का तो कैपिटल गेन हो रहा है, क्या कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है वो चेक करने के लिए हमें ये सारे सेक्शंस को चेक करना पड़ेगा. 54, 54B, 54D, 54EC, EEF, G, GA, GB. चिंता मत करो, जितने कॉम्प्लिकेटेड ये लंबे लग रहे हैं ना उतने हैं नहीं. सारे के सारे एक ही जैसी बात करते हैं घुमा फिरा के, तो आपको बड़ी आसानी से एक थीम दिख जाएगी इनके बीच में, और उस थीम की वजह से आप सारे सेक्शंस को समझ जाओगे. आपको ये सेक्शंस याद भी रहेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं. मैक्सिमम सेक्शंस जो मेन सेक्शंस हैं बार बार यूज होते हैं वो तो आपको कंफर्म याद रहेंगे हमेशा, क्योंकि बहुत सिंपल बातें करते हैं ये, एकदम कॉमन सेंस वाली. ठीक, सो यहां तक की बात क्लियर है? दीपक बाबू आप लेट से आए, आप कह रहे हैं प्लीज रिपीट. दीपक बाबू मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं, मैंने तो सिंपल बात कही है कि अगर कैपिटल गेन के हेड में कोई इनकम को टैक्स होना है तो उसके लिए दो बातों का होना जरूरी है. कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए. कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ तो वो कैपिटल गेन के हेड में आ गया. एक बार जब हेड में आ गया तो फिर उसको एक ही चीज बचा सकती है टैक्स होने से, वो है एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन के ये सारे सेक्शंस हैं, तो अपने को तीन चीजें हो गई पढ़ने के लिए. अब एक तो कि ट्रांसफर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है, एक ये हो गया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है, एक ये हो गया ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है, और तीसरा एग्जेम्पशन वाले सेक्शंस. 1, 2, 3 कैपिटल गेन फिनिश. दैट्स ऑल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. just 1 second. ओके, नथिंग. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. कैसी भी प्रॉपर्टी एसएससी के पास हो, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है उससे अपने को नहीं पता, कोई मतलब नहीं है. वेदर और नॉट कनेक्टेड विद दिस बिजनेस और प्रोफेशन, उससे अपने को मतलब नहीं है. यानी कोई भी एसएससी किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एसेट कह सकते हैं. ठीक है सर. उसके अलावा दूसरी चीज क्या कह रहा है? अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII क्या होता है ये? बेटा ये विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास बड़े बड़े पैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूएस का पेंशन फंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एम्प्लॉयज के पेंशन के लिए जो पेंशन फंड है उसमें बहुत पैसे हैं. उतने सारे पैसों का उनको काम क्या है? बस जब एम्प्लॉयज रिटायर होंगे तो उनको पैसे दे देना. ठीक है जी. तब तक क्या करें?
एम्प्लॉयज अगर 40 साल 50 साल बाद रिटायर होंगे तो उस फंड का क्या करें तब तक? कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे रिटर्न निकाल सकें कि हम उस पेंशन फंड को उस पेंशन फंड में मैंने जो पेंशन प्रॉमिस की है वो पेंशन हम दे पाए। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई? अब वो लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे फंड्स को लेके ना कई जगह जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको फिक्स रिटर्न प्रॉमिस करें। अब उनका ये पैसा फ्लो होता है मार्केट में। जब मार्केट में पैसा आता है तो एफआईआईज का पैसा कई बार सीधे नहीं लगता मार्केट में। वो क्या करते हैं कि एक किसी अच्छे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कोई ऐसी फर्म होती बहुत बड़ी गोल्डमैन सैक्स टाइप की, जो उनको एडवाइस करती है कि सर आप अपना फंड ना यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए, इन सिक्योरिटीज में रखिए तो आपका एवरेज रिटर्न इतना रहेगा। उसमें कुछ रिस्की सिक्योरिटीज भी होती है पर एक सर्टेन परसेंटेज तक ही, मतलब इक्विटी में तभी इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जब देयर इज अ सर्टेन स्मॉल परसेंटेज की 5% 10% चलो कर दिया, बाकी का मेरा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में है जहां से पैसे मेरे इतने निकल रहे हैं कि मैं सालों साल सबको पेंशन दे सकता हूं। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड एफआईआई। एफआईआईज जो होते हैं चूंकि वो आपके देश के सिटीजन नहीं है, दे विल ऑटोमेटिकली भी नॉन रेसिडेंट्स, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहीं बाहर है, इनका मैनेजमेंट भी कहीं बाहर है, तो इसलिए देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कोई एफआईआई एसएससी की डेफिनेशन से बाहर निकल जाए। भाई कोई एसएससी कब बनेगा? जब इनकम टैक्स में कुछ लेना देना आएगा। हमने पढ़ा था ना बहुत पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो कोई लीगल लूप होल ढूंढ के कहीं एफआईआईज बच ना जाए, इसलिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया गया। एफआईआईज जो है वो बहुत हेविली सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करते हैं। एफआईआईज के आने जाने से मार्केट पे बहुत फर्क पड़ता है। एफआईआईज एंटर करते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की बात बता रहा हूं, और एग्जिट करते हैं तो मार्केट धड़ाम से क्रैश हो जाता है। इट्स अ ह्यूज फंड। तो अगर कोई एफआईआई सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से, सेबी कौन है पता है ना? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरा शेयर मार्केट यही कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। सेबी के कंडीशंस के हिसाब से, सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से अगर कोई एफआईआई इंडिया में कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, इस सेंटेंस में कहीं इंडिया वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि सेबी यूज कर लिया। अगर आप इंडिया में सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं तो आपको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। बाहर की सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो सेबी से क्या मतलब? सेबी का तो पूरा का पूरा जो कवरेज एरिया है, पूरा रेंज है, वो इंडिया ही है। सो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशंस, उनको भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। ये लाइन सिर्फ इसलिए डाली गई कि एफआईआईज जो कैपिटल गेन या लॉस करते हैं, कई बार वो खुद के नाम पे नहीं रखते, कई बार इन्वेस्टर के थ्रू होके करते हैं, कई बार डायरेक्टली करते हैं, तो किसी भी तरीके से उनको बचने का रास्ता ना रहे, अलग से एक लाइन ये एक्स्ट्रा डाली गई है कि एफआईआईज जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें अगर प्रॉफिट या लॉस है तो उसको हम लोग टैक्स कर सकें। क्लियर? ओके, यस। अब ये बड़ी वेग डेफिनेशन हो गई। सेकंड वाले पॉइंट को छोड़ दो, ये तो बड़ा स्पेसिफिक है, पर पहली डेफिनेशन को जब तुम देखो और वो कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, चाहे बिजनेस की हो या ना हो, भाई प्रॉपर्टी में तो बहुत कुछ आ जाता है। हर चीज पे क्या कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और लेट्स से कि मेरा डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस है, मैंने क्या किया, एक साथ में डिटर्जेंट पाउडर के 1 लाख पैकेट खरीद के अपने वेयर हाउस में रखवा दिए। अब उसमें से थोड़े थोड़े बेचते जा रहा हूं प्रॉफिट मार्जिन के साथ। यही मेरा बिजनेस है। मैं बल्क में खरीदता हूं सस्ते में और रिटेल में बेचता हूं महंगे में। तो वो जो डिटर्जेंट पाउडर का स्टॉक मेरे पास रखा है वेयर हाउस में, क्या वो मेरी प्रॉपर्टी है? बोलो बोलो भाई, कुछ तो हाँ ना बताओ। क्या वो मेरी प्रॉपर्टी है? क्यों नहीं है? Why would you not say that it's भाई अगर मैं ओन कर रहा हूं तो मेरी प्रॉपर्टी हुई ना। स्टॉक है तो क्या हुआ? क्या स्टॉक मेरी प्रॉपर्टी नहीं है? तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई भी आए तुम्हारे गोदाम से उठा के लेके चला जाए, तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं उस पर, तुम कह रहे हो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। कंपनीज की है। अरे तो जो कंपनी, मैं कंपनी की एसएससी की बात कर रहा हूं भाई, मैं बिजनेस का ओनर हूं, तुम कंपनी कह लो, प्रोप्राइटर कह लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने प्रोप्राइटर के तौर पे भी बिजनेस किया और स्टॉक कुछ खरीद के अपने वेयर हाउस में रखा, तो क्या वो स्टॉक मेरी प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई?
किसी भी लीगल लैंग्वेज में बोल लो यार, नॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में भी हुई और लीगल लैंग्वेज में भी हुई। खरीद लिया तो वो अपनी प्रॉपर्टी है ना, पैसे दिए मैंने उसको खरीदने के लिए। उस स्टॉक के सेल पे अगर कैपिटल गेन लगने लगेगा तो कितना बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। एक तरफ तो वो हम स्टॉक को जब बेच रहे हैं तो पीजीबीपी में इनकम आ रही है, वहां पे टैक्स लग ही रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है और तुमने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। ट्रांसफर मतलब सेल, और इस तरह सेल इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। ट्रांसफर इज अ मोर ब्रॉड वर्ड, हम उस पर डिस्कशन करेंगे अभी आगे। सेल इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। तो आपने अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, इट्स योर प्रॉपर्टी, इट्स अ कैपिटल एसेट, एंड आपने उसको ट्रांसफर किया, लाओ कैपिटल गेन भी दे दो। ये तो भाई बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, डबल टैक्सेशन, एक ही इनकम पे दो बार टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपकी बात सही है, यानी कि अगर आपके पास कोई स्टॉक इन ट्रेड है तो दैट शैल बी एक्सक्लूडेड। सो द कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो चीज जो आपने बिजनेस के लिए खरीदी है, वो आपकी प्रॉपर्टी तो है पर आपने बिजनेस के लिए खरीदी है ना, तो उसको हम पीजीबीपी में टैक्स कर लेंगे, कैपिटल गेन में उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके, डन। ओके, देन कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, तो मशीन्स चल रही हैं, उसमें ल्यूब्रिकेंट पड़ता है, दैट ल्यूब्रिकेंट इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो मशीन बहुत दिन तक चलती है, वो ल्यूब्रिकेंट खत्म होता रहता है। मोबिल का एग्जांपल ले लो, कार में मोबिल पड़ता है ना, गाड़ियों में मोबिल पड़ता है ना, इंजन में, तो मोबिल कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, फिर डालना होता है, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। मतलब वो मोबिल हमने खरीद के रखा हुआ है अपनी फैक्ट्री में, पर वो बेचने के लिए नहीं रखा, इट इज नॉट स्टॉक इन ट्रेड, इट इज अ स्टोर आइटम जिसको हम स्टोर करके रखते हैं, एंड इट इज कंज्यूमेबल, हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाता है। तो एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। कंज्यूमेबल स्टोर्स जो है वो भी पीजीबीपी में ही उसका ये होता है, पीजीबीपी में ही उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज कर लिया तो फिर तो वो आपके एक्सपेंसेस में चला जाएगा, अगर आपने सेल आउट किया तो फिर उसकी सेल जो है वो पीजीबीपी में इनकम साइड में दिखेगी, अदर इनकम में, ठीक है। सिमिलरली रॉ मटेरियल आपने रखा है, अगर ये सब बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से रखा है तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, डन। यानी हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर आपने कुछ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है अपने बिजनेस में तो उसको हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। यहां तक मामला क्लियर है। अब देखो, अगर कोई मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, तो इसको भी हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट क्या होता है सर? बेटा, एनीथिंग हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम। ठीक, पर्सनल यूज के लिए मैं क्या क्या रख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, दीज आर फॉर पर्सनल यूज। ये जो घड़ी मैंने पहनी हुई है, दिस इज फॉर पर्सनल यूज। इससे कोई बिजनेस यूज नहीं हो रहा, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, और ना ही मैं इसका कोई भी और कमर्शियल यूज करना चाहता हूं। मैंने खुद के, फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर ही रखा हुआ है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, घर है जिसमें मैं रहता हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए रखा हुआ है, तो घर क्यों नहीं आएगा इसमें? घर की भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बट ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स। बड़े प्यार से गवर्नमेंट ने कहा कि घर तुम्हारा पर्सनल हो या पब्लिक हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। रियल एस्टेट में तो बड़ा पैसा है, इसी में तो लोगों को कैपिटल गेन होता है, इसी पे तो असली टैक्स आना है मुझे, वो प्रॉपर्टी में नहीं छोड़ सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, जो भी चीज तुम लेके मूव कर सकते हो। ओके, डन। यहां तक समझ में आया? एनीथिंग दैट यू यूज, पेन, परफ्यूम, योर स्पेक्टिकल्स, कुछ भी, जो भी तुम पर्सनल यूज के लिए रख रहे हो सामान, दैट्स नॉट योर कैपिटल एसेट। ठीक है। हाउएवर, द फॉलोइंग एसेट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट्स। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला ना कि हम पर्सनल इफेक्ट्स को, पर्सनल सामान को प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, वैसे ही बहुत सारे लोग खुश हो गए कि वेरी गुड, अब तो हमें अच्छा आइडिया आ गया कैपिटल गेन से बचने का, ज्यादातर चीजों को पर्सनल यूज का बता देंगे, जो वैल्यूएबल आइटम्स है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं सर, पर्सनल यूज मतलब पर्सनल यूज।
कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं साफ साफ बोल देता हूं कि मैं नहीं मानूंगा कि इसको पर्सनल यूज करते हो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, आपने गोल्ड का नेकलेस पहन रखा है, गोल्ड के बैंगल्स पहन रखे हैं, तो पर्सनल यूज, पर भाई साहब वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ गया। ज्वेलरी जो है उसको हम पर्सनल इफेक्ट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्वेलरी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ज्वेलरी में आप प्रेशियस मेटल्स यूज कर रहे हो, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और आप सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए अपने पैसों को ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली पैसों को और किन चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है, कहां छुपाया जा सकता है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस में। कोई इजिप्ट के पिरामिड से किसी फेराओ का मुकुट मिला, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। डायनासोर की बोन मिल गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, दे आर हाईली वैल्यूएबल। उसको आप पर्सनल इफेक्ट नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो अपने घर में सजावट के लिए रखी हुई है। सिमिलरली ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, मोने की पेंटिंग है या और कोई बड़े बड़े पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग आपने घर में लगा रखी है, आप कहते हो मेरा पर्सनल यूज के लिए मैंने लगा रखी है, मुझे देखने में अच्छी लगती है। बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अगर मैं ये अलाउ कर दूंगा तो फिर मान लो एक दो जेन्युइन केसेस होंगे जिन्होंने पर्सनल अपने शौक के लिए भाई घर में लगाया होगा कि मैं ही देखता हूं, इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह की पेंटिंग में करेंगे कच्चा पैसा छुपाने लगेंगे, जाएंगे सस्ती सी पेंटिंग खरीद के ले आएंगे, उसको महंगे में। भाई पेंटिंग और ड्राइंग आर्ट जो है वो ऐसी चीज है कि इसकी कोई कीमत नहीं होती। देने वाला उस चीज के लिए 50 रुपए भी दे सकता है और 50 करोड़ भी दे सकता है फॉर द सेम थिंग। जैसे आजकल वो चला है ना अपना, क्या बोलते हैं वो, क्रिप्टो का कुछ, वो क्रिप्टो का यूज करके इन्होंने एक नॉन फंजिबल टोकन NFT बनाया है। एक पेंटिंग बना दो एंड दैट पेंटिंग विल बी साइंड बाय योर NFT विच मेक्स इट यूनिक, और उसको तुम्हारे अलावा कोई किसी और सोर्स से जनरेट नहीं किया जा सकता। सो ड्राइंग एंड पेंटिंग डिफरेंट होती है क्या? तो ड्राइंग आप ऐसे पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। पेंटिंग के लिए आपको कलर्स यूज करने होंगे, तो पेंटिंग का मतलब आप पेंट यूज कर रहे हो। ड्राइंग मतलब आप मान लो स्केच बना रहे हो, दैट इज जस्ट ड्राइंग। ठीक है। सिमिलरली स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, अगर मैं इनको बल्कि कहना चाहूं तो ज्वेलरी और एनी वर्क ऑफ आर्ट कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस को वर्क ऑफ आर्ट नहीं कह सकते। स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां बेटा, ओके ठीक। तो क्या क्या चीजें पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आएंगी, यानी कि कैपिटल एसेट में आएंगी? ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आर अ कैपिटल एसेट, drawings are a capital assets, paintings are a capital asset, sculptures are a capital asset, and any work of art is a capital asset. जैसे मैं एक हाल ही में नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें एक आदमी के बारे में पता चला जो क्या करता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ड्राइंग्स बनाता है। चावल के दाने पे बहुत खूबसूरत डिटेल्ड सी पेंटिंग बनाएगा, उसको जूम करके देखना पड़ता है। तो बेसिकली एनी वर्क ऑफ आर्ट उन सारी चीज़ों के लिए है कि जो बहुत अनोखी हैं। आर्ट को आप बांध नहीं सकते किसी डेफिनेशन में या किसी लिमिटेशन में कि इसको 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 ही आर्ट बोलेंगे। एनीथिंग कैन बी अ वर्क ऑफ आर्ट। इवन द क्लास दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ, दैट इज अ वर्क ऑफ आर्ट, क्योंकि यहाँ पे आई हैव द फ्रीडम टू टीच यू हाउएवर आई लाइक, टू गिव यू एग्जांपल्स हाउएवर आई लाइक, नो मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी आई यूज, नो मैटर टेक्नोलॉजीज दैट आई डू नॉट यूज। बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना जो बिल्कुल ऐसा सिंपल बोर्ड पे और सामने बच्चा है तो ही पढ़ाएंगे, और वो उनका आर्ट है, उसका अलग मजा है। तो आर्ट को आप बांध नहीं सकते किसी एक चीज में, इसलिए ये लास्ट लाइन दे दी गई कि एनी वर्क ऑफ आर्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ पर्सनल इफेक्ट। एक्टर्स भी, यस ऑफ कोर्स, एक्टिंग इज आल्सो एन आर्ट। द थिंग इज दैट एक्टर्स जब एक्टिंग को सेल करते हैं अपनी, तो क्या वो कैपिटल एसेट है? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है। जब आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो वो आप सर्विस दे रहे हो, वहां कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट नहीं ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, ओके, लेट्स मूव। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल जो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि हाउस प्रॉपर्टी इन विच द एसेसी लिव्स इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस बट नॉट पर्सनल इफेक्ट एज इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। डन, ये पॉइंट क्लियर है, इस पर टिक लगा सकते हैं। यहां तक अभी सब कुछ समझ में आ रहा है? यस। ज्वेलरी में क्या क्या आएगा? ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रेशियस मेटल्स। तो ज्वेलरी में ये कहा है कि अगर कोई प्रेशियस मेटल है
तो ही हम उसको ज्वेलरी मानेंगे। इट वेदर और नॉट वर्कड और स्यून इनटू एनी वियरिंग अपैरल। जैसे आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा, किसी एक बिजनेसमैन ने सोने की शर्ट बनवाई है अपने लिए, तो जस्ट बिकॉज कि वो कपड़े में मतलब कपड़ा बना दिया गया है उसका, वो ज्वेलरी की डेफिनेशन से बाहर नहीं होगा। ज्वेलरी में सारे प्रेशियस मेटल्स या प्रेशियस स्टोन से बनी हुई चीजें आएंगी। और एक चीज और समझ लो कि अगर मान लो कि आपकी कोई ज्वेलरी है, कोई बैंड है जो आप विच इज मेड ऑफ लेट्स से आयरन, आयरन इज नॉट अ प्रेशियस मेटल, तो आयरन का पहन के घूम रहे हो, वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वुड का बना हुआ है, ज्वेलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। could be covered in the definition of work of art। तो इस तरह की बहुत सारी वेग एरियाज है कैपिटल गेन्स में। जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी मिलेंगी। गोल्ड टीथ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दीपक बाबू, गोल्ड टीथ को ज्वेलरी कहा जाए या ना कहा जाए, बहुत अच्छा केस है। तो शर्ट ज्वेलरी है, शर्ट तो डेफिनेटली ज्वेलरी है, शर्ट में तो डाउट ही नहीं है। गोल्ड टीथ आई थिंक इट्स अ गुड केस। यहाँ पे फाइट हो सकती है इनकम टैक्स में, और एंड वेरी श्योर कि हुई भी होगी। मैं इसके कुछ केस लॉस ढूंढ लाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक श्योर कि आपको ये केस लॉस शेयर करूँ। गोल्ड टीथ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सोने का दांत रहेगा तो क्या करें, गोल्ड टीथ, इस पे मेरे को केस स्टडी लेनी ढूंढनी है। आप लोग भी ढूंढना, कुछ अच्छा मिलेगा। तो बहुत सारे केसेस हुए होंगे इस पे, आई गेस, वेरी श्योर। हालांकि गोल्ड टीथ मेरे हिसाब से पर्सनल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले कभी पढ़ा था कि गोल्ड टीथ इज पर्सनल इफेक्ट, क्योंकि वो ज्वेलरी नहीं है किसी को दिखाने के लिए, वो उसका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल पर्पज है आपकी बॉडी में। तो वो शायद ज्वेलरी की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो पर्सनल इफेक्ट्स में आती है, दैट इज एग्जेम्प्ट। बट फिर भी इस पे कुछ केस स्टडीज मैं भी सर्च करूंगा, आप भी सर्च करिए, क्योंकि मुझे भी ये पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है। सो इट विल बी गुड, हम दोनों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए, देन अगेन प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल्स और अदर आर्टिकल और वर्कड और स्यून इनटू एनी वियरिंग अपैरल। यानी कि ज्वेलरी होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो चीज़ आप हाथ में ही पहन रहे हैं। अगर आपके फर्नीचर में भाई आपने सोने का वो बनाया हुआ है, गोल्ड का, जैसे क्या बोलते हैं वो उसको, अरे वो बैठते हैं जिसपे, सिंहासन, हाँ, थ्रोन, तो इवन दैट इज अ ज्वेलरी। उसमें प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं, दैट इज अ ज्वेलरी। बर्तन में आपने भाई चांदी के सोने के थालों में खाते हो आप, और उस पर वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड अ ज्वेलरी। गोल्ड ब्रिक्स डेफिनेटली ज्वेलरी, डेफिनेटली कैपिटल एसेट। ए अगेन प्लीज, ये किसी भी तरह का गहना दोस्त, ऑर्नामेंट्स मींस कोई भी गहना, चाहे वो गोल्ड सिल्वर या किसी भी, मतलब द की वर्ड हियर इज प्रेशियस मेटल, ये भी ज्वेलरी है, पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा। और कोई एलॉय हो जिसमें कुछ प्रेशियस मेटल्स पड़े हों, कोई आपके प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज हुए हों, चाहे वो कहीं भी यूज हुए हो। ये इतनी सारी लाइन लिखने का मतलब पता है क्या है, ये सारा जो लिख रहा है ऐसे ऐसे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये बस एक बात कहना चाहता है कि तुम समझ जाओ कि प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स या प्रेशियस मेटल जहां कहीं भी यूज हो रहा है, उसको हम ज्वेलरी की डेफिनेशन में ले सकते हैं, और उसको हम पर्सनल इफेक्ट्स में से एक्सक्लूड कर सकते हैं, और उसको सेल करोगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगा सकते हैं। क्लियर? एकदम एक लाइन की बात। जो मेन पॉइंट है वो आपका है प्रेशियस मेटल्स, सेमी प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अगर ये चीज है तो ज्वेलरी की डेफिनेशन में लाने की कोशिश उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। जैसा कि मैं कह रहा हूं गोल्ड टीथ के केस में, सोने के दांत के केस में भी प्रेशियस मेटल यूज होता है, गोल्ड यूज होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पॉइंट्स की हेल्प लेके उसको ज्वेलरी डिफाइन करने की कोशिश कर सकता है। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर हम कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि ये पर्सनल इफेक्ट्स में आया है। ये मेरे को बहुत पहले का पढ़ा हुआ कहीं याद आ रहा है, पर आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वेरी नाइस। ये पॉइंट तो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब देखो एक और चीज है जिसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाला जा रहा है, विच इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड देखो क्या बोल रहा है, पहला वर्ड है रूरल, मतलब गांव की जमीन है तो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। शहर में है
तो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ये बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। गांव की जमीन कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, शहर की जमीन कैपिटल एसेट मानेंगे। ओके, यानी गांव की जमीन बेचने पे जो इनकम होगी, क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? क्या लगता है? बोलो बोलो। नहीं देना पड़ेगा। ये तो खुशी की बात है दोस्त, बच गई। एग्जेम्प्ट तो छोड़ो, वो तो कवर ही नहीं हो रही। मतलब फायदा ही फायदा भाई साहब। मैं क्या कहूं, मेरे गांव में बड़ी खेत है, मजा आएगा, सब बेचूंगा, कोई टैक्स नहीं दूंगा। देन सेकेंड थिंग, रूरल के साथ साथ वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच दो, कोई टैक्स नहीं देना। एग्रीकल्चरल लैंड अगर बेचोगे तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। गांव की खेत की जमीन है तो हम टैक्स नहीं लेंगे, पर गांव में आपका घर है, मान लो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी सी, गांव में लोगों के घर होते हैं, बड़े बड़े बंगलो है। अब क्या करो, बंगलो को ट्रांसफर करोगे तो क्या तुमको टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो लैंड एग्रीकल्चरल तो है, सॉरी रूरल तो है पर एग्रीकल्चरल नहीं है। डन। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बार बार लैंड बोल रहा है ये, यानी कि कोई और चीज बेचोगे लैंड के ऊपर। लेट्स से कि बिल्डिंग बना दी तुमने गांव में तुम्हारी एग्रीकल्चरल लैंड थी, तुमने उसके ऊपर क्या किया, उसको कवर करवा दिया, खेती वेती छोड़ दी, उस पर बिल्डिंग बनवा दी और उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर बेच दिया। वो एग्रीकल्चरल है, लैंड तो है और रूरल भी है, लेकिन आप लैंड नहीं सेल कर रहे हो, लैंड के ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर सेल कर रहे हो। दैट विल बी टैक्सेबल। कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप उसको कैपिटल गेन टैक्स से बचा सकते हो। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, नेपाल में खेत हैं आपके, उनको बेचोगे, इनकम इंडिया में लोगे, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले सकती है? हाँ, अगर आपने सेल इंडिया में करी है, मतलब मान लो किसी इंडिया के बंदे ने तुमसे, नेपाल में तुम्हारे खेत हैं और तुमसे पैसे दिए देके वो खेत खरीद लिए, अब ये ट्रांसफर इंडिया में हो रहा है, मनी इंडिया में रिसीव हो रही है, तो दैट बिकम्स एन इंडियन इनकम। खेत आपके कहाँ है? नेपाल में है। क्या एग्रीकल्चरल लैंड का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, भले ही वो नेपाल के गांव में हो। इट कुड बी अ रूरल लैंड, इट कुड बी एन एग्रीकल्चरल लैंड, बट सिंस इट इज नॉट इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल। ओके, ये पॉइंट क्लियर। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मानते ही नहीं है। ये सारे हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आएगा। जब हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया ये फ्रेज सुनते हैं तो एक डाउट आता है मन में कि सर हम रूरल और अर्बन को डिफाइन कैसे करें? मतलब हम कब डिसाइड करेंगे कि कोई एरिया गांव का एरिया है या कोई एरिया शहर का एरिया है? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक तरीका बताया हमें कि देखो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब ये है कि ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन, इसको मैं हाईलाइट करूं, नॉट सिचुएटेड इन, ऐसी जमीन जो इस एरिया में नहीं है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। कौन सी एरिया में? एनी एरिया विच इज कंप्राइज्ड विद इन द जुरिस्डिक्शंस ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। कोई ऐसी म्यूनिसिपैलिटी है जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर जगह के, हर शहर की एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है और वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि उस पूरे एरिया का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखे। अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी बनी हुई है जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग हैं और उस एरिया के अंदर अंदर वो लैंड है, तो वो अर्बन हो गई, शहरी हो गई, अब वो रूरल नहीं रही। तो जो जमीन किसी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है उसको तुम रूरल कह सकते हो। दूसरी चीज, एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। एरियली का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से दिस इज द सिटीज बाउंड्री। यहाँ पे वो बोलेगा कि सिटी के बाउंड्री के आसपास की जमीन जो है उसको भी तुम अर्बन कह सकते हो अगर वो सिटी के बहुत पास है। तो इस तरह की बातें आगे कहने वाला है, तो मैं पहले ही तुम्हें एक आइडिया दे दूं। सपोज करो ये वो शहर है, ठीक है, और उस शहर से यहाँ पे तुम्हारा ज़मीन है। अब अगर रास्ता देखा जाए कि तुम्हारे खेत तक कैसे पहुँचने का रास्ता है, तो ये मेन रोड जाती है, ये आगे से जाके लेफ़्ट मुड़ती है, लेफ़्ट से जाके राइट मुड़ती है और राइट से जाके फिर ऐसे आती है
तब जाके तुम्हारा खेत आता है। इतना लंबा डिस्टेंस है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमें रास्ते से मतलब नहीं है कि तुम कितने किलोमीटर का रास्ता तय करके जाते हो, हमें एरियल डिस्टेंस चाहिए, स्ट्रेट पॉइंट ए से पॉइंट बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, ये अपने को चाहिए। क्लियर? यस? एक बार और रिपीट करूं, देखो मैं इसको इम्पैक्ट, रुक जाओ, मैंने यहाँ पे वर्ड्स भी कवर कर लिए, इसको दूसरी शीट में जाके समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये ऐसा करो कि ये सिस्टम, ये जो सेक्शन है, ये एरियली वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो, एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस। ये जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसका रेलेवेंस क्या है। एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस, नीचे पढ़ो, more than 2 kilometers from the local limits of any municipality having population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh, more than 6 kilometers from local limits of any municipality population more than 1 lakh but not exceeding 10 lakh, more than 8 kilometers from the local limits of any municipality having a population of more than 10 lakh। ऐसे देखने में ना बड़ा बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो, लेट मी ऐड अ शीट हियर। आई विल ड्रॉ 3 सर्कल्स। सर्कल ड्रॉ करने में कुछ है क्या इसमें? ये है तो इंसर्ट शेप्स, यहाँ से कर देते हैं। सर्कल सर्कल, ये क्या ओवल है ये तो, चलो आई गेस। ये मान लीजिए एक भाई साहब छोटा सा शहर है, ये उससे, फिर से करना पड़ेगा इंसर्ट यार। ठीक है, ये उससे बड़ा शहर है, देख के लग रहा है ना थोड़ा बड़ा, और एक शहर और बनाते हैं सबसे बड़ा, लो जी लो, ये तो देख के ही लग रहा है बहुत बड़ा है। ठीक, अब थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर दें ताकि तीनों कलर शेप्स को आप अलग अलग पहचान पाओ। एक सेकेंड ना, इसको ब्लू रहने देते हैं। लेट्स चेंज दिस वन, शेप फिल, इसको थोड़ा ग्रीन शेड में कर देते हैं, और इसका कर देते हैं, बोलो कोई कलर सजेस्ट करो ना, किसका करें? लेट्स मेक इट रेड। ओके फाइन, लेट्स मेक इट रेड। तो देयर आर 3 cities और 3 छोटे छोटे प्लॉट भी हैं। एक यहाँ पे, देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, एक यहाँ पे लेट्स से, और एक यहाँ पे। अरे ये तो इन तीनों के बीच में आ जाएगा, ऐसा करें कि वो अपना यूनिक रहे ना। इधर बना लेते हैं, चलो लेट्स ड्रॉ अनदर लैंड हियर, कोने में इधर बनाते हैं। गवर्नमेंट क्या है अभी, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये पता करें कि कोई ज़मीन रूरल है या अर्बन है, शहरी ज़मीन है या गांव की ज़मीन है, ये पता करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये हमारी वो ज़मीन है जिसका स्टेटस हमें पता करना है। ठीक है, ये 3 लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं तीनों पे खेती होती है। इन तीनों को हम अलग अलग ओनर्स ने बेचा है, और अब वो ओनर्स कह रहे हैं कि भाई हमारी गांव की ज़मीन है, इस पर कोई टैक्स नहीं बनता क्योंकि शहर की रेखा से तो बाहर है। आपने बोला था ना किसी म्यूनिसिपैलिटी से बाहर हो, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का एरिया ये डिफाइन हो गया, भैया म्यूनिसिपैलिटी के एरिया से तो बाहर है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि यार कई बार क्या होता है ना कि म्यूनिसिपैलिटी का एरिया तो लिमिटेड है, एक बार डिसाइड हो गया कि यहाँ तक रहेगा, अब वो अगले 10-20 साल तक तो चेंज नहीं होगा। लेकिन शहर बहुत तेजी से फैलता है। किसी भी शहर में जब डेवलपमेंट होना चालू होता है ना, बहुत सारे जॉब्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से रहने के लिए, उनको रहने के लिए घर चाहिए। शहर के बीच में घर महंगा मिल रहा है, नौकरी में पैसे कम मिल रहे हैं, घर से बाहर से आए हैं, उनका तो वैसे भी खर्चा ज़्यादा होना है। अब वो ढूंढेंगे कम से कम किराए में कैसे मिल जाए, तो वो शहर के आउटस्कर्ट्स में जाने लगेंगे। जब वो आउटस्कर्ट्स में, लिमिट्स में जाएंगे ना, तो वो लिमिट जो बाउंड्री थी शहर की, जो पहले जहाँ पे रेंट सस्ता हुआ करता था, जो कि थोड़ा सा बैकवर्ड होना चालू होता था एरिया, मतलब बैकवर्ड इन द सेंस कि शहर की सारी एमिनिटीज से थोड़ा सा दूर था, अब वो थोड़ा डेवलप होना चालू होता है। जब वो डेवलप होता है तो उसके आसपास के एरियाज और ज़्यादा डेवलप होते हैं,
और उसके आगे के भी एरिया डेवलप होते हैं, उसकी एक रिपल इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे। फिर कुछ और नए एम्प्लॉयज आते हैं 5 साल बाद, तो वो और आगे जाते हैं, वो शहर के एरिया से बाहर निकल जाते हैं। जैसे दिल्ली में होता है, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब तो करते हैं दिल्ली में, पर रहते हैं कहाँ, नोएडा में, उत्तर प्रदेश, पूरा स्टेट ही चेंज करके, या गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, आ रहे हैं इधर दिल्ली। क्यों? सस्ता पड़ रहा है यार, रहने को अच्छा मिल रहा है, एक बड़ा फ्लैट मेरे को सस्ते में मिल जा रहा है, दिल्ली में लेने जाऊंगा उसका 4 गुना 5 गुना देना पड़ेगा, क्या फायदा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो शहर के आसपास का एरिया है, जो म्यूनिसिपैलिटी में आता भी नहीं, वो शहर से ज्यादा डेवलप हो जाता है। आज आप गुड़गांव जाके देखो, गुड़गांव इज मच मोर डेवलप्ड, मच फैंसियर देन द मेन दिल्ली। यस, अब ऐसे में गुड़गांव की जमीन को अगर आप कहें कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इट वोंट बी फेयर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है कि नहीं। तो इस रीजन से गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो, शहर की बाउंड्री वाली तो एक कंडीशन मैंने बता दी कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी है, जो किसी म्यूनिसिपैलिटी के बाहर है। सिंपल, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन से अगर बाहर है तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। और म्यूनिसिपैलिटी भी अगर छोटी म्यूनिसिपैलिटी है तो चलेगा, मतलब बहुत ही छोटी म्यूनिसिपैलिटी है, कहने को म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है, लेकिन 5000 लोग रहते हैं, तो उसको नहीं गिन रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन वाली जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसके बाहर अगर आपका है लैंड, तो हम उसको रूरल मान लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ शहर के आसपास के एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं। अगर आपकी जमीन किसी बड़े शहर के पास है, तो भी हम उसको रूरल नहीं मान सकते, क्योंकि उसका भी डेवलपमेंट हो चुका है। अब उसको अर्बन लैंड ही ट्रीट करते हैं सब लोग, करेक्ट। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जो छोटा शहर है, पॉपुलेशन क्या बोल रहा है, 10,000 से 1 लाख के बीच में, लेट्स से 10K टू 1 लाख को कैसे लिखें, 1 लाख लिख देते हैं ऐसे। 10K से 1 लाख की पॉपुलेशन वाला ये शहर है। यहां से अगर तुम 2 किलोमीटर, मोर देन 2 किलोमीटर्स दूर हो, अगर तुम्हारी जमीन इस छोटे शहर से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो हम मान लेंगे कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है। अगला कंडीशन क्या बोला, अगर कोई बड़ा शहर है जो थोड़ा सा बड़ा है, दिस इज फ्रॉम 1 लाख टू 10 lakhs पॉपुलेशन, एक लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो यहां से 2 किलोमीटर नहीं, यहां से हम देखेंगे 6 किलोमीटर दूर है कि नहीं। 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर है यहां से, तो हम मानेंगे कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। क्यों बोल रहा है ये, क्यों डिस्टेंस बढ़ा दिया ये, क्योंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा शहर है, ये थोड़ा ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो इसके आसपास का एरिया ऑलरेडी डेवलप हो गया होगा, इसके 2 किलोमीटर में ऑलरेडी हो गया होगा डेवलपमेंट, उसको हम अर्बन कह सकते हैं। लेकिन 6 किलोमीटर दूर जाएंगे तो शायद फिर गांव स्टार्ट हो। ये गवर्नमेंट का एक एजम्पशन है, ऐसा नहीं कि हर शहर के साथ ऐसा होता है, पर एक गवर्नमेंट ने एजम्पशन किया ऑन एन एवरेज सबके लिए लॉ बनाने के लिए। जो सबसे बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि भाई साहब उसकी पॉपुलेशन की लिमिट ही नहीं रखी इन्होंने, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अबव 10 lakhs पॉपुलेशन, बहुत बड़े बड़े शहर है ये। इतने बड़े शहर के तुम आस पास हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जमीन शहर के दाम पे बिकेगी और शहर के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होगी। तो यहां से डिस्टेंस कितना बोला, 8 किलोमीटर्स। इसकी बाउंड्री से मोर देन 8 किलोमीटर्स का अगर डिस्टेंस रहेगा, तब हम मानेंगे कि तुम्हारी जो लैंड है वो रूरल लैंड है, मोर देन 8 किलोमीटर्स। अब ये बात क्लियर हुई, ओके डन। अब वो एरियल वाली बात समझाऊं, डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। इसके लिए एक और स्लाइड यहां पे इंसर्ट कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अभी जैसे मैंने सर्कल बनाया था, वैसा ही सर्कल एक फिर से बनाता हूं, एक म्यूनिसिपैलिटी दिखाने के लिए तुमको। ये लो भाई साहब, ये एक शहर है, ठीक है। लेट्स से कि इस शहर की पॉपुलेशन है कितनी रखी जाए, अबाउट 10 लाख ही रख लेते हैं, सबसे बड़ा देखते हैं,
अबव 10 lakhs पॉपुलेशन वाला ये म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक। आपकी एक लैंड है, कहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे, आप इसको सेल कर रहे हो, आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। इस लैंड का इस म्यूनिसिपैलिटी से क्या डिस्टेंस है, अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर इस बड़े 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वाले एरिया के 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपकी ज़मीन है, तो फिर इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इस सेल पे, और मोटे पैसे मिल रहे होंगे भाई इतनी बड़ी ज़मीन के, तो अच्छा खासा टैक्स बचेगा। लेकिन अगर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर आ गई, तब तो फंस गए यार, बड़ा लंबा टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 20%, 20% आपकी कमाई का। सोचो 100 करोड़ में तुम्हारी प्रॉपर्टी गई तो 20 करोड़ का तुम्हारा, नहीं सॉरी, 100 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ तो 20 करोड़ का तुम्हारा टैक्स बन जाएगा। उसमें दर्द तो होगा, तो इसमें आदमी दिमाग लगाता है। आदमी कहता है कि सर ये रहा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉर्डर, ये देखिए ये रोड है जो जाती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एंटर करती है, ये रोड जो है ये बिल्कुल सीधे मेरे घर तक आती है, ऐसा बोलेगा वो नहीं बोलेगा कि टेढ़ी है यहाँ से रास्ता कट रहा है। वो बोलेगा ना सर ये देखिए मेन रोड जा रही है, मेरी ज़मीन जो एक मेन रोड से कनेक्टेड है, आप ऐसे गाड़ी चलाएंगे जू जू करते हुए ऐसे पहुँच जाएंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गेट के अंदर घुस जाएंगे, ठीक। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 9 किलोमीटर्स, ठीक है जी। दिस होल डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 9 किलोमीटर्स। इनफैक्ट वेट, थोड़ा सा करेक्ट करने दो इसको, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है दिमाग में, जस्ट 1 सेकेंड, रुको, मज़ा आ गया, मैथ्स टीचर होने का फ़ायदा। जस्ट 1 सेकेंड, सी दिस इज वेरी अमेजिंग, यू लव इट। सो कैसे करें, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा मेरे को। 1 सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, मजा आएगा। वेट, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा, एक्सेल पे कर लेते हैं यार, डेटा रिकॉर्डर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यू लव इट। Just give me 1 minute. Okay, let's see. थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और इनफैक्ट आई विल इंसर्ट लाइंस। ये देखो, ये कह रहा है कि आप मेरे घर से सर सीधे जाओ मेरे खेत से, और फिर वहां से लेफ्ट मुड़ जाना, ठीक है। लेट मी इंसर्ट अनदर लाइन हियर, क्योंकि मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहता। लेफ्ट मुड़ जाना सर, सीधे सीधे। तो ये डिस्टेंस आपका कितना पड़ता है, बोलेगा सर मैंने एग्जैक्ट नापा है, दिस इज द होल दिस एंड दिस होल वे, इसको मिला के ये पूरा 8.4 किलोमीटर्स का रास्ता है, ठीक है। 8.4 किलोमीटर्स। अब 8.4 किलोमीटर्स का रास्ता है, तो इसमें आप देखोगे एक तरह का ट्रायंगल जैसा, सॉरी, अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम सॉरी। ओके, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सही है ना? मैंने स्क्रीन शेयर एक्चुअली स्टॉप किया था। ओके, लेट्स सी। ये रास्ता है ऐसे जाने का, सीधे जाने का और फिर लेफ्ट मुड़ जाने का। ऐसे जाएंगे तो कितना पड़ रहा है? दिस होल वे इज 8.4 किलोमीटर्स। क्योंकि ये 8 किलोमीटर से ज्यादा है, इट इज मोर देन 8 किलोमीटर्स, देयरफॉर एसएससी क्लेम कर रहा है कि सर ये जो जमीन है हमारी ना, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में आती है, ये देखो 8 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता है, तब जाके हम पहुंचते हैं। असेसिंग ऑफिसर ने कहा सर ये देखिए, ये जो आपका रास्ता है आपके घर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये तो कुछ एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना? बन रहा है ना? सीधे गए, इधर गए, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है।
क्या बोलते हो? हाँ, मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है ना। वो बोला कि आप बोल रहे हैं ये पूरा 8.4 किलोमीटर है, ये बताओ ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस है मान लो कि लेट्स से 4.8 किलोमीटर्स, दिस इज 3.6 किलोमीटर्स। असेसिंग ऑफिसर को थोड़ी सी मैथ्स आती थी, उसने क्या लगा दिया, उसने लगा दिया हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसने परपेंडिकुलर का स्क्वायर मान लो 4.8 का स्क्वायर निकाला। मैं तुम्हें कैलकुलेशन करने को नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो, मैंने एक्सेल पे कर रखी है तभी ये फिगर्स लिखी है। 3.6 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दोगे इसका, लेट्स सपोज दिस इज x, तो कुछ फिगर आएगी और योर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। यस, ये मैथ समझ में आ रही है? तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं प्रोसेस समझ में आना है ना, बस प्रोसेस सही, नंबर्स को भूल जाओ, प्रोसेस सही है ना। ये पता है क्या आया, x की वैल्यू आएगी 36, हाइपोटेन्यूज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज 6। इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी से अगर इस लैंड का डिस्टेंस देखा जाए सीधे सीधे तो वो 6 किलोमीटर है। वो तो रोड्स ऐसे बने हुए हैं कि घूम के जाने में 8.4 किलोमीटर लगता है, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए इट इज ओनली 6 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री। क्लियर? यस, यहां पे ये बंदा हार जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, एरियली मेजर करेंगे। अगर तुम रोड से जाते हो तो रोड मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, घूमोगे। तुम ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन ऐसे जाती है, किसी इस शहर में बड़ा स्टेशन है, उस शहर में बड़ा स्टेशन है, वहां रुकती है, यहां रुकती है। पर अगर तुम फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट कैसे जाती है, ऐसे उड़ती है और ऐसे लैंड करती है भाई साहब एक पॉइंट पे, सिंगल। वो देखने में कर्व इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं फ्लाइंग का बता रहा हूं, पर अगर डिस्टेंस जो देखा जाए कवर करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कवर करती है। उसको लेफ्ट राइट नहीं लेना होता कि यहाँ जंगल है, यहाँ पहाड़ है, मेरे को रास्ता मोड़ना पड़ेगा, यहाँ बड़ा शहर पड़ता है, यहाँ पे एक स्टेशन डालना होगा। नहीं नहीं, उसको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो दिल्ली से उड़ेगी, सीधे मुंबई पहुंचेगी स्ट्रेट लाइन में। तो अगर किसी डिस्टेंस को एरियली मेजर किया जाए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाए, तब जो डिस्टेंस आएगा उसको गवर्नमेंट मानेगी। आप रास्ते में कितना घूम के जा रहे हो, गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है। ये पॉइंट क्लियर? यस। हमने क्या पढ़ा, फिर से रिकैप करते हैं। हमने ये पढ़ा कि अगर सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि सर कोई भी प्रॉपर्टी है तो कैपिटल एसेट बन जाएगी। हम बहुत डर गए। फिर हमें ये बताया गया कि चिंता मत करो, हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो सवाल ये उठा कि कौन सी लैंड को रूरल बोला जाए, कौन सी लैंड को बोला जाए कि भाई ये गांव की ज़मीन है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारी ज़मीन किसी 10,000 या उससे छोटी पॉपुलेशन वाली म्यूनिसिपैलिटी, 10,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली म्यूनिसिपैलिटी में पड़ती है तो फिर तो वो शहरी ज़मीन है। अगर उसके बाहर है तो गांव की ज़मीन है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी बड़े शहर के पास तुम्हारी ज़मीन पड़ रही है तो भी उसको हम अर्बन लैंड मानेंगे, तो भी हम उस पर टैक्स लगाएंगे। शहर से थोड़ी दूर होनी चाहिए। तो कितनी दूर होनी चाहिए? छोटा शहर है 10,000 से 1 लाख पॉपुलेशन तक वाला तो मोर देन 2 किलोमीटर्स। बड़ा शहर है 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाला तो मोर देन 6 किलोमीटर्स। उससे भी बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, 10 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा। जब इतना गैप रहेगा तुम्हारी ज़मीन में और शहर में, तब हम मानेंगे कि ये गांव की ज़मीन है। बिल्कुल क्लियर? यस। चलिए, फिर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए कहा कि इनको हम प्रॉपर्टी या इनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जैसे द फर्स्ट वन बीइंग गोल्ड बॉन्ड्स। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स इसलिए कह रहा है क्योंकि सारे गोल्ड बॉन्ड्स एग्जेम्प्ट नहीं होते कैपिटल गेन से। कुछ गोल्ड बॉन्ड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे बहुत पहले, 1977 में, 1980 में, उस समय गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत थी
तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए थे। गवर्नमेंट ने जनता से बोला था कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, पैसों की ज़रूरत है, उसके बदले हम आपको गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं। तो क्या होगा कि जब जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका भी मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी भी गोल्ड बॉन्ड एक रिसेंटली आया था, मैंने लिया था, तो उसमें क्या सीन है कि 2% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप पैसे दो, 2% इंटरेस्ट लो, और 2% इंटरेस्ट के साथ साथ गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे लेट्स से कि आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा, तो इट इज इक्विवेलेंट कि आपने 1 लाख रुपए का बिल्कुल रॉ गोल्ड का ब्रिक्स खरीदा है, नो मेकिंग चार्जेस, नो प्रोसेसिंग चार्जेस। तो वो रॉ गोल्ड 1 लाख का आपका लेट्स से 5 साल का अगर मेच्योरिटी पीरियड है, तो 5 साल बाद उस 1 लाख के गोल्ड की जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू आपको वापस मिलती है मेच्योरिटी में। तो इस तरह के जो गोल्ड बॉन्ड्स कुछ गवर्नमेंट ने इशू करे थे, उन्होंने बोला कि इसको हम नहीं मानेंगे कैपिटल एसेट, इस पे आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो चूंकि कैपिटल गेन टैक्स से ये बॉन्ड्स बच गए, तो दीज बॉन्ड्स हैव बिकम सर्टेनली अट्रैक्टिव टू फॉर द इन्वेस्टर्स कि यार ये तो बढ़िया है, इस पे पैसे भी कमाएंगे, टैक्स भी नहीं देना है। जब कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है इन्वेस्टर्स को, तो उसमें दबा के लोग पैसे लगाते हैं। जब दबा के पैसे लगाएंगे, गवर्नमेंट के पास दबा के पैसे आएंगे, और क्या चाहिए जीवन में, थोड़े से पैसे। Okay, so these specified gold bonds are not capital assets. Similarly, special bearer bonds in 1991 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था, not capital asset. Gold deposit bond issued under Gold Deposit Scheme 1999, Gold Deposit Certificate under the Gold Monetization Scheme 2015. These are not capital asset. ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस एक बार देख लेना है। एक बार देखे रहोगे तो एग्जाम में खुद ही साफ साफ लिखेगा कि कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स इन्होंने सेल किए थे जो 1977, 1980, 1981, 1991 इस तरह की बातें उसमें लिखा रहेगा। तो स्पेसिफिक आपको एक ये सब पकड़ के याद करके नहीं चलना, ये डिटेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दी रहेंगी, बस आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको छूट मिली हुई है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वाले, वो भी ऐसे वैसे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन का तो कोई मतलब नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग। चलिए अब हम आते हैं कैपिटल एसेट कितने तरह के होते हैं इस बात पे। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमें कैपिटल गेन टैक्स तभी लगाना है जब किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो। फिर हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हमें बताया गया कि हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है, मगर कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड छोड़ देते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स छोड़ देते हैं। पर फिर ये भी बात आई कि पर्सनल इफेक्ट्स भी कौन सा छोड़ेंगे, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, ज्वेलरी को नहीं मानेंगे, एनी वर्क ऑफ आर्ट को नहीं मानेंगे, इस तरह की सारी बातें करी हमने। ज़मीन पे हमने डिस्कशन करा कि कौन सी ज़मीन है जो कैपिटल एसेट नहीं है, तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, और उसके कैसे डिफाइन करना है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को, वो भी हमने पढ़ा। अब हमें समझना है कि कैपिटल एसेट कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कैपिटल एसेट को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे और उसी हिसाब से उन पे अलग अलग रेट से टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी, यहां तक की बातें ओके हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि कैपिटल एसेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अलग अलग तरीके से उन दोनों पार्ट्स पे हम टैक्स लगाएंगे। पहला पार्ट गवर्नमेंट ने बोला सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कोई कैपिटल एसेट था जो आपने अभी खरीदा और 1-2 महीने के अंदर बेच दिया, आपका इंटेंशन भी उसको लॉन्ग टर्म रखने का था या नहीं था, आपने लॉन्ग टर्म नहीं रखा, इधर वेज आपने छोटे टर्म के लिए यूज़ किया, तो हम उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाएंगे। और अगर आपने कोई एसेट्स बहुत लंबे समय से रखा हुआ था, कभी बहुत सस्ते में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 साल पहले, उसको आज बेच रहे हो, तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे एसेट को कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर? ओके, 2 तरीके के कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2 कैटेगरीज हैं, एक शॉर्ट टर्म की, एक लॉन्ग टर्म की। अगर शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी,
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में प्रॉफिट हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में प्रॉफिट हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एकदम सिंपल, यहां से तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है जी, आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग से, कितने दिन तक आपने एसेट्स को होल्ड करके रखा है, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस एसेट को हम शॉर्ट टर्म बोलें या लॉन्ग टर्म बोलें। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है? आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ एक्विजिशन टिल 1 day बिफोर द ट्रांसफर, डे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो लेट्स से कि आपने 1 नवंबर 2022 को कोई एसेट एक्वायर किया, तो 1 नवंबर से माना जाएगा कि आपने उसको होल्ड करना चालू कर दिया है। आपने उसको सेल करा लेट्स से 23 जनवरी 2023, तो दिस इज योर डेट ऑफ ट्रांसफर, दिस इज योर डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आप उस एसेट को सेल कर रहे हो। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 22 जनवरी 2023 तक माना जाएगा कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है। ओके, क्लियर? पीरियड ऑफ होल्डिंग किसको बोलेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके बेचने के एक दिन पहले तक माना जाएगा कि वो आपके पास था, वही उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहलाएगा। अब आ जाओ, अब कैपिटल एसेट को कैसे ट्रांसफर करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म, या ऐसा करते हैं कि इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बजाय हम एसेट वाइज देखते हैं कि कौन से एसेट की होल्डिंग पीरियड कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज की। लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब कोई भी शेयर, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, कोई भी डिबेंचर, कोई भी बॉन्ड अगर लिस्टेड है किसी एक्सचेंज पे, एक्सचेंज का एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे NSE इज एन एक्सचेंज, BSE इज एन एक्सचेंज। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX इज ऑल्सो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं हमारे कंट्री में जिसमें अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज का डीलिंग होता है। कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है जो इन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो हम उसे शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से देखेंगे कि अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने कोई सिक्योरिटी सेल कर दी, लिस्टेड सिक्योरिटी, चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी आपने 12 महीने के अंदर अंदर सेल की तब वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी सेल करेंगे 12 महीने के अंदर तो वो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बन जाएगा। 12 महीने से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? मोर देन 12 मंथ्स लगाएंगे, यानी कि हमने वो सिक्योरिटी खरीद के रखी हुई है और 1 साल बाद बेच रहे हैं उसको, 12 महीनों के बाद बेच रहे हैं, देन इट बिकम्स लॉन्ग टर्म। ठीक? ओके सर, सारे बच्चे कंफर्टेबल? लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब सब समझ गए? अब चलो अगली बात क्या बोल रहा है? बोल रहा है यूटीआई की यूनिट्स जो हैं इनको भी तुम लिस्टेड सिक्योरिटी की तरह ही ट्रीट करना। 12 महीने के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 12 महीने से ज्यादा होल्ड करा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। डन? यूटीआई क्या होता है? यूटीआई जो है वो एक जमाने में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करके गवर्नमेंट ने कुछ बनाया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उस जमाने में ये जिस जमाने का कॉन्सेप्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, उस जमाने में गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, हमेशा बॉन्ड कुछ ना कुछ इशू करती रहती है, और जो जनता है उसको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जहां वो भरोसे के साथ इन्वेस्ट कर सके और उसके पैसे को हमेशा की तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फिक्स्ड रेट पे 2-4% पे ना लगाया जाए, उसको ऐसी जगह लगाया जाए जहां से कुछ अच्छा रिटर्न निकले। मोस्ट
प्राइम एग्जांपल इज इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, इक्विटी मार्केट्स रिस्की होते हैं, हम सबको पता है। तो हम जब खुद लगाने जाते हैं तो हमें एक बार को डर लगता है कि यार मेरे पास तो लिमिटेड ही नॉलेज है, मेरा कोई मेन काम थोड़ी है शेयर मार्केट समझना, तो डर लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं कि यार चलो ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं इनको बड़ी अच्छी नॉलेज है मार्केट की, ये हमारे फंड को अच्छे से मैनेज करेंगे, हमारा पैसा बना के लाएंगे। पर म्यूचुअल फंड्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम तो उस जमाने में ये थी कि म्यूचुअल फंड्स प्राइवेट होते ही नहीं थे। ये तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ही शुरू हुआ है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया इसलिए कि जनता भरोसे के साथ गवर्नमेंट को, एक सरकारी कंपनी को पैसे दे, सरकारी कंपनी उस पैसे को इक्विटी मार्केट में समझदारी के साथ लगाए, बहुत बिल्कुल वाइल्ड रिस्क ना ले कि छोटी छोटी कंपनियों के शेयर्स खरीद रही है, पेनी स्टॉक्स खरीद रही है। नहीं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बड़ी अच्छे तरीके से काम करती है, बड़े डिसेंट तरीके से, मतलब बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी और फटाफट इन्वेस्टमेंट मूव नहीं करते वो लोग, मतलब रखते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यूटीआई के अगर आपने यूनिट्स खरीदी हुई है, मतलब आपने एक म्यूचुअल फंड में पार्ट लिया, और म्यूचुअल फंड की भी जो यूनिट्स होते हैं उनको यूनिट्स ही बोलते हैं। तो यूटीआई इज काइंड ऑफ द फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑफ द इंडिया रन बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, कह सकते, पीएसयू कह सकते हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट। रन बाय गवर्नमेंट कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग ही उसको रन करते थे। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को मैं अगर आम जनता की भाषा में बोलूं, बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन मत लेना इसको, बट दिस इज kind of the first mutual fund of India run by government of India। ठीक, इसके यूनिट्स अगर आपके पास हैं, बाय द वे यूटीआई बाद में चेंज हो गया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, यूटीआई बिकेम एक्सिस बैंक। तो आज जिस एक्सिस बैंक को आप देखते हो, उसकी शुरुआत जब हुई थी तो वो यूटीआई था, इट वाज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, म्यूचुअल फंड का काम करता था। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने उसको परचेज किया, उसमें बैंकिंग के ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूटीआई के यूनिट्स अगर आप खरीद रहे हो तो उसके केस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चेक करने के लिए हम पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने का देखेंगे। यहां तक डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ओके, ठीक। जब यूटीआई और लिस्टेड सिक्योरिटीज को 12 महीने का टाइम दिया गया तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी उसी कैटेगरी में आते थे। जस्ट बिकॉज कि कोई म्यूचुअल फंड प्राइवेटली ओन्ड है, आप उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना, इट विल बी अनफेयर। गवर्नमेंट अपने म्यूचुअल फंड को तो बोल रही है कि हम 12 महीने का टाइम देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म मानेंगे, और दूसरों को बोलिए नहीं नहीं तुम्हारे लिए ये सब नहीं है, तो ये तो अनफेयर है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड बस वो इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आप, कई सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ स्लो मूविंग इन्वेस्टमेंट, और आम जनता तक वो जल्दी नहीं पहुंचता। उसका फायदा जो है वो आम जनता तक जल्दी नहीं दिखाई देता। जल्दी क्या दिखाई देता है? इक्विटी का फायदा इमीडिएट समझ में आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ऑन पार विद लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूटीआई यूनिट्स। इसके लिए भी आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने का सिर्फ देखा जाएगा। अगर 12 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड हो गया है, इट विल बी लॉन्ग टर्म एंड उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन करा है, जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं, जीरो कूपन बॉन्ड को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा लिस्टेड सिक्योरिटी की तरह। जीरो कूपन बॉन्ड्स हमेशा किसकी परमिशन से इशू होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जैसे यूटीआई यूनिट्स को उसने वो प्रिविलेज दिया, वैसे ही सेम कैटेगरी में जीरो कूपन बॉन्ड्स को डाल दिया। अगर आप 1 महीने तक के लिए, 1 साल तक के लिए रखते हो जीरो कूपन बॉन्ड को अपने पास और उसके बाद बेच देते हो, मतलब अप टू 12 मंथ्स रखते हो, आई मीन 1 साल से कम पीरियड के लिए, और उसको बेच देते हो, इट विल बिकम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उस पर जो गेन होगा इट विल बिकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 12 महीने से ज्यादा रखोगे तो वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसकी सेल पे होने वाला प्रॉफिट बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, डन हो गया कवर। 4 चीजें हैं, सिर्फ 4 चीजें गिनती की, जिनको 12 महीने का टाइम मिलता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए। नंबर 1 लिस्टेड सिक्योरिटीज, नंबर 2 यूटीआई, नंबर 3 इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नंबर 4 जीरो कूपन बॉन्ड्स। चारों चीज़ों को याद रखना बहुत सिंपल है,
और मेरे ख्याल से अगर तुम याद रखो तो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसको मैं मार्क ही कर दूं कि ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार आपको इनकम एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ इन 4 चीज़ों को 12 महीने का पीरियड मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। 24 मंथ्स का पीरियड किसको मिलता है? अप टू 24 मंथ्स, मोर देन 24 मंथ्स में लॉन्ग टर्म किसको मिलता है? दिस इज फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लिस्टेड शेयर्स कहाँ कवर हो गए? ऊपर 12 महीने वाले में। पर अगर आपके शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो उस होल्डिंग पीरियड का 24 महीना देखा जाएगा। 2 साल तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, 2 साल के अंदर अंदर आप 2 साल तक होल्ड कर रहे हो नहीं कहना चाहिए, 2 साल के अंदर अंदर अगर आप ट्रांसफर कर दे रहे हो, इट विल बिकम अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 2 साल के बाद बेचोगे तो उस विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग के साथ भी सेम रूल लगता है। आपकी कोई ज़मीन है, कोई मकान है, आपने अभी अभी खरीदा, 2 साल के अंदर बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। वही ज़मीन या मकान आपने 10 साल रखने के बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ओके, डन? यस। अब देखो दोस्त, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एसेट है। अगर वो कैटेगरी 1 वाला एसेट है, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई यूनिट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, तो हम 12 महीने का पीरियड देखेंगे। अगर वो दूसरी कैटेगरी का एसेट है, यानी अनलिस्टेड शेयर्स हैं, लैंड बिल्डिंग है, तो हम 24 महीने का टाइम देखेंगे, यानी 2 साल का। और अगर इसके अलावा कोई भी और एसेट है, एनी अदर एसेट, तो हम कितने पीरियड का टाइम देखेंगे? 36 मंथ्स का। क्लियर? यानी कि देखा जाए तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए, या ऐसा कहा जाए कैपिटल गेन को कैटेगराइज करने के लिए कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये मेन जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम देखते हैं वो 36 मंथ का देखते हैं। ये दोनों क्या हैं? दीज आर एक्सेप्शंस। ऐसे देखोगे तो शायद जल्दी याद हो जाए तुम्हें। दीज आर एक्सेप्शंस एंड दिस इज द रूल जिसको फॉलो करते हो तुम। ये मेन रूल ये है, कोई भी एसेट है कितना टाइम देखेंगे उसके लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए 36 मंथ्स, दिस इज द मेन रूल। पर अगर कोई स्पेशल एसेट है, यानी कि लिस्टेड सिक्योरिटी है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लैंड बिल्डिंग, जीरो कूपन बॉन्ड, स्पेशली इन 6 चीजों के लिए हमें इस रूल को चेंज करना पड़ेगा। ऊपर की 4 चीजों के लिए 12 महीने, नीचे की 2 चीजों के लिए 24 महीने। यहां तक क्लियर? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? ओके, ग्रेट। सो मैं चाहता हूं कि यहां पे हम लोग क्लास को खत्म करें, बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कंक्लूडिंग टॉपिक। मैं चाहता हूं कि कल की क्लास में जब आप आओ तो यहां तक कि मैंने जो भी बातें आपको पढ़ाई हैं उनको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेना, ताकि अगले क्लास में जब मैं बिल्डअप करूं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहे। योर ब्रेन शुड बी कंफर्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट्स। तो ये आपको पूरा टॉपिक टिल नाउ, टिल दिस पेज, आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। कल कौन सा दिन है? कल सुबह टाइम कह रहे हो? अच्छा, कल संडे है क्या? ओके ओके, तो सुबह का टाइम अभी तो नहीं बता सकता, पर आई थिंक लगभग दोपहर में 2-3 बजे के आसपास रखेंगे, चलेगा? 1 घंटे की क्लास रखेंगे, 1 घंटे या 2 घंटे की, जिससे अपन इसको कवर कर सकें। ये कल का सेम टाइम का क्लास 7 से 9 का रखें क्या? जो चल रहा है 7 से 9 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। 1.3 आवर्स, 1.30 या 2 घंटे की रख लेंगे। 2 बजे नहीं, संडे। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको सब देख के रूटीन अपना और आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बताता हूँ, ठीक है? मैं कल आपको व्हाट्सएप करता हूँ। फाइन, लेट्स रैप इट अप हियर। Thank you so much guys for being such a nice class of students. See you guys very soon नहीं बोलना चाहिए, tomorrow. See you guys tomorrow, and till then tata, bye bye, good night and keep being awesome.